अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 है आपका, वो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नाम है जो तवानाई। टॉपिक हम पढ़ेंगे हरकी तवानाई, जिसको आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे मख्फी तवानाई, जिसको आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इनके एब्रिविएशन लिख दी है। और साथ में हरारत, जिसको आप कहते हैं हीट एनर्जी। हम पढ़ते हैं सबसे पहले हरकी तवानाई। काइनेटिक एनर्जी अब क्या होती है? किसी जिस्म में इसके मुतरिक यानी कि हरकत होने के बायस जो तवानाई होती है वो हरकी तवानाई होती है। जिस्म जिस कदर तेजी से हरकत करेगा, हरकी तवानाई भी इसमें इतनी ही ज़्यादा होगी। बहते हुए पानी और गिरते हुए पत्थर में हरकी तवानाई मौजूद होती है, क्योंकि इनमें काम करने की सलाहियत इनकी हरकत के बायस होती है। ठीक है। जैसे अब कोई जिस्म हमारा हरकत कर रहा है, आप ईंट उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारा जिस्म जो है वो हरकत में है। तो जब हमारा जिस्म मोशन में होता है तो वो हमारे पास होती है हरकी तवानाई, जिसको आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके साथ साथ हमारे पास शुरू हो रही है नेक्स्ट मख्फी तवानाई, पेज नंबर 123 पे, जिसको आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी जिस्म में उसकी पोजीशन या उसके मकाम की वजह से होती है, उसको आप कहते हैं मख्फी तवानाई। ये वो तवानाई है जो किसी जिस्म में इसकी पोजीशन मकाम की वजह से हो, मख्फी तवानाई कहलाती है। जैसे ज़ख़ीराशुदा पानी नीचे बहने से कबल मख्फी तवानाई रहता है। जैसे वाटरफॉल आपने देखा होगा, तो वो नीचे पानी जब आ रहा होता है, तो जब तक वो नीचे आने से पहले उसमें तवानाई जो होती है स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी जिसे आप कहते हैं। मख्फी तवानाई उसमें स्टोर होती है। जैसे वो पानी बुलंदी से नीचे आता है तो उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसी बुलंदी तक अगर आप कोई चीज़ उठाते, जैसे थोड़ा उठा के आप पीछे खींचते हैं, पीछे लेके जाते हैं कंधे तक, तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी कि मख्फी तवानाई होती है। जैसे ही आप वो थोड़ा नीचे ला के ज़मीन पर मारते हैं तो उसकी मख्फी तवानाई जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से खींची हुई कमान में भी मख्फी तवानाई होती है। आप कमान से जब खींचते हो तो वो स्टोर हो जाती है, उसमें मख्फी तवानाई जो होती है वो तीर में स्टोर होती है। जैसे आप कमान से तीर छोड़ते हो तो वो उसमें से जो तीर को दूर तक ले जाती है, वो होती है आपके पास मख्फी तवानाई। ठीक है। इसी तरह से उन्होंने एग्जांपल दिए आपको, थोड़ा जब आप उठाते हैं तो वो भी आपके पास मख्फी तवानाई होती है। नेक्स्ट आपके पास है हरारत, जिसे आप कहते हैं हीट एनर्जी। आप मिसाल के तौर पर अपने दोनों हाथों के तेले को रगड़ें। ठीक है। जब आप रगड़ेंगे तो आपको एकदम से हीट महसूस होगी, हरारत महसूस होगी। ठीक है। तो ये आपके पास होती है हीट एनर्जी। हरारत वो तवानाई है जो किसी गर्म शय से हासिल होती है। ये रेडिएशन की सूरत में खारिज होती है। ईंधन के जलने से बहुत ज़्यादा हरारत हासिल होती है। इस वक्त भी हरारत पैदा होती है जब रगड़ की वजह से किसी मुतरिक शय के हिरकत में रुकावट आए। जब हम गुज़ा खाते हैं तो वो भी हमें हरारत वहाँ पहुँचाती है। हरारत का सबसे वाइड ज़रिया जो होता है वो सूरज है। सूरज से हमें जो है वो डायरेक्टली जो है हीट एनर्जी जो है वो मिलती है। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास है बरकी तवानाई, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिजली तवानाई की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शक्ल है जो आलूदगी से पाक है। बरकी तवानाई मौसल तारों के ज़रिए किसी भी जगह ले जा सकती है। हमें तवानाई सेलों और बैटरी से हासिल होती है और बरकी जनरेटरों से भी हासिल होती है। बहुत से जनरेटर थर्मल या आबी कुव्वत से चलते हैं। ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि जब आप वाइंड पाइप चलाते हैं, ठीक है, वाइंड पाइप से टरबाइन चलाई जाती है, टरबाइन से फिर जो है वो जनरेटर चलाए जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बिजली पैदा की जाती है। नेक्स्ट आपके पास है साउंड एनर्जी, यानी कि आवाज़ कैसे पैदा की जा सकती है। जब कोई जिस्म तेज़ी से मुर्तिश होता है, यानी कि तेज़ी से वाइब्रेशन होती है उसमें, तो आवाज़ पैदा होती है। मसलन डोल बजाने पर इस पर मुंडी हुई जली मुर्तिश होती है, जिससे आवाज़ पैदा होती है। गिटार या सितार के तारों की मुर्तिश होने पर आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह बांसुरी वगैरह में भी मौजूद हवा के अताज से आवाज़ पैदा होती है। आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो तवानाई की इकसाम हमने पढ़ी है, हरकी तवानाई, मख्फी तवानाई और साथ में हीट एनर्जी, बरकी तवानाई और आवाज़ कैसे पैदा होती है। आप लोगों ने पेज नंबर 123 में नीचे हरारत है जो हीट एनर्जी है, और बरकी तवानाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आवाज़ साउंड एनर्जी, ये तीनों आपने टाइप्स ऑफ एनर्जी याद भी करनी है और इनको तवज्जो से पढ़ना भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जमात महम।
मजमून आप पढ़ रहे हैं स्पीच का। दिन है आज मंगल का और तारीख है 2 तारीख। इसमें आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम है, सबक का नाम है हकूक ऑफ राइस। कल आपने पढ़ा था हकूक ऑफ राइस का मफहूम, उसकी तारीख और 1973 के आयन के बीच में जो मुसलमानों को या जो पाकिस्तान के अंदर अफराद रहते हैं उनको जो बुनियादी हकूक हासिल हैं वो आपने पढ़े थे, कौन कौन से हासिल हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 40, सफ़ा नंबर 40 पे बुनियादी हकूक। बुनियादी हकूक में जो दो मज़ीद हकूक शामिल हैं वो है इखलाकी हकूक और कानूनी हकूक। ठीक है, कानूनी हकूक में आगे मज़ीद 3 भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है, माशरती हकूक, माशी हकूक और सियासी हकूक में उसको मज़ीद उन्होंने आगे डिफाइन कर दिया। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बुनियादी हकूक। अफराद को मंदरजा झैल बुनियादी हकूक हासिल है, कौन इखलाकी हकूक। ठीक है, इखलाकी हकूक से मुराद ऐसे हकूक हैं जिनकी बुनियाद माशरे की इखलाकी इक़दार पर होता है। इखलाक लफ्ज़ सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इखलाक से निकला है। ठीक है, इन हकूक के बगैर मुस्तक़िल बादशाह कायम नहीं हो सकता, यानी इन हकूक के बगैर एक मुस्तक़िल बादशाह की तामीर मुमकिन नहीं। लेकिन इन हकूक की हिफाजत की ज़मानत रियासत नहीं देती और ना ही रियासत के आइन में इनका जिक्र होता है। इन हकूक की खिलाफवर्जी पर कोई अदालती और कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अलबत्ता इन हकूक की खिलाफवर्जी करने पर माशरे की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पर वालिदैन का ये इखलाकी हक है कि इनकी औलाद इनकी इज्जत करे और बुढ़ापे में इनकी खिदमत करे। लेकिन अगर कोई औलाद ऐसा नहीं करती तो उसको रियासत सजा नहीं दे सकती, ना ही कानून। अलबत्ता माशरा ऐसी औलाद को इज्जत की निगाह से नहीं देता। इस तरह उस्ताद की इज्जत, तालिब इल्म से शफकत, हमसायों का ख्याल, गरीबों की मदद और बड़ों का एहतराम, ये सब इखलाकी हकूक है। इनके लिए रियासत ना तो कोई कानून बनाती है और ना ही किसी किस्म की अदालतें सजाएं देती हैं। ये सिर्फ आपके माशरे में रहते हुए आपके इखलाकी फ़र्ज है कि आप इन हकूक की, इखलाकी हकूक की पासदारी करें। नेक्स्ट है कानूनी हकूक। कानूनी हकूक से मुराद ऐसे हकूक है जिनको रियासत तस्लीम करती है और इनकी तहफ़्फ़ुज़ की आईनी ज़मानत देती है। यानी कि ये जो आप कानूनी हकूक पढ़े हैं इनकी रियासत ज़मानत देगी और अगर कोई इन हकूक को पूरा नहीं करेगा तो उसकी सज़ा भी दी जाएगी। कानूनी हकूक तमाम शहरियों को बिला लिहाज रंग व नस्ल, मज़हब व अक़ीदा, अमारत और गुरबत बराबर हासिल होते हैं। अगर कोई इनकी खिलाफवर्जी करे तो इसको कानून के मुताबिक सजा मिलती है। कानूनी हकूक को मज़ीद 3 इक़साम में तकसीम किया गया है। कानूनी हकूक को मज़ीद 3 इक़साम में तकसीम किया गया है, वो माशरती हकूक, माशी हकूक और सियासी हकूक। माशरती हकूक जिनका ताल्लुक इंसान की माशरती ज़िंदगी से होता है, जिनके बगैर वो अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर सकता। माशी हकूक माशियात इंसानी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। माल और दौलत के बगैर फ़र्द अपने लिए खुशहाल ज़िंदगी का सामान मुहैया नहीं कर सकता। वो हकूक जिनके ज़रिए फ़र्द अपनी माशी हालत को बेहतर बनाता है वो माशी हकूक कहलाते हैं। सियासी हकूक रियासत और उसके आइन की पैदावार होते हैं। इन हकूक के ज़रिए अफराद रियासत के मामलात में शिरकत करते हैं। बेटा आपका ये आज का टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल होता है। आपने बुनियादी हकूक में जो आते हैं मज़ीद आगे इखलाकी हकूक, कानूनी हकूक, जहाँ तक आपने पढ़ा है पेज नंबर 40 से आपने ये सारा ना सिर्फ याद करना है बल्कि अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर क्वेश्चन की तरह आपने इसको लिखना है कि बुनियादी हकूक से कौन से हकूक मुराद हैं। आपने इसको बिल्कुल नीट राइटिंग के साथ डेट और डेट डाल के अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जमात में मजमून है आपके पास आज हमें कमिस का, दिन है आज मंगल का, डेट है 2 तारीख जून की। ठीक है, आपको कल पढ़ाया गया था सबक नंबर 6 नेशनवाइड खसूसियात, चैप्टर का नाम है, पेज नंबर 138। कल आपने इसमें पढ़े थे नेशनवा के मुख्तलिफ पहलू, उसके बारे में आपको ब्रीफिंग दी थी, लेक्चर दिया गया था कि नेशनवा के मुख्तलिफ पहलू कौन कौन से होते हैं। अब आ जाएंगे आज जो इसका टॉपिक है इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का, वो है नेशनवा के मदारिज। ठीक है, इन मदारिज कौन कौन से हैं आपको बोर्ड के ऊपर लिख के बताए गए हैं। नेशनवा के मदारिज कौन से हैं? कबल अज़ वलादत, यानी कि वलादत से पहले का टाइम, शीरख्वाती और तफूलियत, इब्तदाई बचपन, दरमियानी बचपन, नौबलोगत का दौर, जवानी, अधीर उम्र और बुढ़ापा। ठीक है, ये आपको
नशोनुमा के मदारिज बताई गई है। आप पढ़ते हैं इसकी डिटेल को और आपको बताते हैं कि ये किस तरह के मदारिज है। नशोनुमा के मदारिज इंसानी नशोनुमा तयशुदा और मुनज़्ज़म अंदाज में होती है। नशोनुमा का अमल कई द्वार से गुजरकर मुकम्मल होता है। हर दौर की कुछ मुनफरिद खुसूसियात होती हैं। इसी वजह से नशोनुमा के अमल को मुख्तलिफ मदारिज या अदवार में तकसीम किया गया है। कैसे तकसीम किया गया? कल आपको बताया गया था कि नशोनुमा के पहलू कौन कौन से हैं? जिस्मानी, अज़लाती, ज़हनी, माशरती और जज्बाती, यानी कि ये पहलू भी आपकी नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं। आप नशोनुमा की मदारिज यानी कि किस तयशुदा अमल के तहत वो चलती है। क़ब्ल इस्तिफ़ादत नशोनुमा का ये दौर इंसानी ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़ है। इसका दौरानिया इस्तकारारे अमल से पैदाइश तक होता है। इस दौर में जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार ज़िंदगी के दीगर तमाम मराहिल की निस्बत सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, क़ब्ल इस्तिफ़ादत का जो दौर है उसमें आपकी नशोनुमा सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। शीरख्वारगी और तफूलियत ये दौर पैदाइश से 3 साल तक मुहित होता है, जिसमें शीरख्वारगी का अरसा 1.5 से 2 साल तक जारी रहता है। और इस दौर में बच्चे की बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं इसके लिए वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करता है। इस दौर में बच्चे को बोलने के अलावा हर की महारतें सीखता है। तफूलियत का दौर 1.5 से 3 साल तक जारी रहता है। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो शीरख्वारगी का दौर जो है वो 1.5 साल से 2 साल तक जारी रहेगा और तफूलियत का जो दौर है वो 1.5 साल से 3 साल तक जारी रहेगा। इब्तिदाई बचपन ये दौर 3 साल से 6 साल तक जारी रहता है। इस दौर को क़ब्ल स्कूल का दौर भी कहते हैं, जिसमें बच्चा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत से काम खुद करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे बड़ों की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। दरमियानी बचपन ये दौर 6 साल से 12 साल तक जारी रहता है, जिसमें बच्चा बाकायदगी से स्कूल जाना शुरू कर देता है और इसमें ज़िंदगी की बाकायदगी और नई जिम्मेदारियों का एहसास पैदा होने लगता है। नौबलूगत का दौर ये दौर 12 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक जारी रहता है। इस दौर की नुमायां खुसूसियात नौजवानी का आगाज़, जिसमें लड़के और लड़कियों में ज़ाती तब्दीलियों का अमल शुरू हो जाता है। इसके अलावा ज़ात, इख़्तिलाफ़ और माशरती किरदार की पहचान इस दौर की अहम खुसूसियत है। आगे जवानी का ये दौर 20 साल से 40 साल पर मुहित है। इस दौर में फ़र्द मुकम्मल बालिग हो चुका होता है। इस दौर की अहम खुसूसियात माशरती रवाबित, पेशे का इंतखाब, जीवन साथी का इंतखाब और अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ है। 7 पॉइंट पे आप देखेंगे अजीब उम्र। ठीक है, ये दौर 40 से 60 साल की उम्र पर मुहित होता है और बुढ़ापा ये दौर 60 साल से आखिरी सांस तक जारी रहता है। बेटा आप लोगों ने ये जितना आपको नशोनुमा के मदारिज पढ़ाए गए हैं आपने याद भी करने हैं और इसे अपने नीट कॉपीज के ऊपर नीट राइटिंग के साथ लिखने भी हैं। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th आर्ट्स ग्रुप। डेट इज़ 2 जून एंड डे इज़ ट्यूसडे। सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोगों का जो है आज होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी ऐसे है कि आपके पास एक प्रॉफिट है 720 रुपीज़ का और वो 3% में हमने डिवाइड करना है 3, 4 और 5 रेशो के साथ। वही सेम प्रोसीजर आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कि प्रॉफिट का अमाउंट हमारे पास है, बहुत माइनर सा अमाउंट है, लेकिन हम लोगों ने मतलब एक बिल्कुल प्रॉपर एक वे से कि हमने इसको इतना मिलेगा 7 क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसकी कम है या इसकी सबसे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ये मेथड है कि जिसके ज़रिए हम लोग 100% एक बिल्कुल एक करेक्ट आप कह सकते हैं कि रिज़ल्ट पे आते हैं कि इसको इतना ही मिलना चाहिए क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट कम है। अब हम बताते हैं कि रेशो कितना है। रेशो बिटवीन 3 पर्सन्स के दरमियान रेशो हमारे पास है वो है 3:4:5। ठीक है, सम ऑफ रेशो मीन्स कि 3 + 4 + 5 आपके पास आ जाएगा 4, 3, 7 और 5, 12। अच्छा हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन्स, आप ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन्स शेयर इन प्रॉफिट, या आप लिख सकते हैं प्रॉफिट शेयर इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है,
फर्स्ट पर्सन शेयर इन प्रॉफिट हो जाएगा, उसका हो जाएगा फर्स्ट का है 3, सम ऑफ रेशियो 12 मल्टीप्लाई बाय ₹720। 720 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 12 से डिवाइड करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ₹180। ठीक है, उसके बाद आप लिखें सेकेंड पर्सन शेयर इन प्रॉफिट। सेकेंड पर्सन का प्रॉफिट में शेयर है 4/12 मल्टीप्लाई बाय ₹720। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ₹240 का। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिखेंगे थर्ड पर्सन शेयर इन प्रॉफिट, उसका आ जाएगा 5/12 मल्टीप्लाई बाय ₹720। 720 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ₹300। ठीक है, ये थर्ड वाले का आ जाएगा, फर्स्ट वाले का 240, सेकेंड वाले का 240 और फर्स्ट वाले का ₹180। देखिए तीनों शेड्स को आप प्लस करें प्रॉफिट को, तो आपके पास टोटल आपके पास 720 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा जी 2 कंडीशंस हैं। एक उन्होंने आपसे ये कहा है कि उन्होंने किसी बिजनेस को वाइंड अप करना है। वाइंड अप करने के लिए ना उनको जो है जो इन्वेस्टमेंट की है उसके भी आपने 3 डिवीजन में मतलब 3% की डिवीजन करनी है, और जो प्रॉफिट हुआ है उसको भी 3 बंदों में डिवाइड करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसके 3 हिस्से, प्रॉफिट के 3 हिस्से, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने बताना कि पहले वाले की इन्वेस्टमेंट इतनी थी और उस पहले वाले का प्रॉफिट हमारे पास इतना है, तो दोनों को ऐड करके उनको अमाउंट मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोगों की डायरी है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की 2 कंडीशन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कि फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमारे पास आएगी, हम कहेंगे अमाउंट ऑफ या अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ₹30 लाख। ठीक है, फिर हम लिखेंगे रेशो बिटवीन 3 पर्सन्स, तीनों पर्सन्स के दरमियान रेशो है 2:3:7। ठीक है, सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 7, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 7 12। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन इन्वेस्टमेंट, अच्छा उसका रेशो सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जिसकी आपने डिवीजन करनी है, जिस अमाउंट की, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ₹5 लाख। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है। फिर आप लिखेंगे सेकंड पर्सन इन्वेस्टमेंट, सेकंड पर्सन की इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास हो जाएगी 3/12 मल्टीप्लाई बाय ₹30। ठीक है, ₹30 लाख। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास देखिए आप 30 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करें या 30 लाख को 12 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ₹7,50,000। ठीक है बेटा, ये सेकंड पर्सन की इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा जी, उसके बाद आप जो है थर्ड पर्सन की इन्वेस्टमेंट में आएंगे। थर्ड पर्सन ने जो है 7 मतलब जो टोटल आपके पास अमाउंट है उसके 7 हिस्से जो है तीसरे वाले को मिलेंगे। आप लिखेंगे थर्ड पर्सन शेयर, तीसरे पर्सन का शेयर है 7/12 मल्टीप्लाई बाय ₹30 लाख। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ₹17,50,000। ठीक है, ये हमारे थर्ड वाले का रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाले का रिजल्ट था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके पास कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन में था कि प्रॉफिट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले हम बताएंगे कि हमारे पास जो है, पहले हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, कि हमारी आप अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो है, पहले हम बताएंगे कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है
प्रॉफिट है हमारे पास ₹6 लाख। अच्छा जी, सम ऑफ रेशियो आप बताएंगे। रेशियो वही रेशियो है जो कि आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट में जो आपने पहले बताई थी कि रेशियो हमारे पास है, रेशियो हमारे पास थी 2:3:7। अच्छा, फिर हम बताएंगे कि सम ऑफ रेशियो 2 + 3 + 7 आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, फिर आप लिखेंगे फर्स्ट पर्सन शेयर इन प्रॉफिट। पहले पर्सन का प्रॉफिट में शेयर है, उसका रेशियो था 2, सम ऑफ रेशियो 12 मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट अमाउंट है 6 लाख। ठीक है बेटा जी, इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ₹1 लाख। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सेकंड पर्सन शेयर इन प्रॉफिट। सेकंड पर्सन शेयर इन प्रॉफिट, सेकंड पर्सन का प्रॉफिट में शेयर होगा। अच्छा, वो क्या होगा आपके पास 3/12 मल्टीप्लाई बाय ₹6 लाख। ठीक है, इस रिजल्ट को आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ₹1,50,000। आप देखिए बेटा जी, इसके पास 1 लाख से ज़्यादा है क्योंकि इसको 3 हिस्से मिल रहे हैं। फिर हम लिखेंगे थर्ड पर्सन शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, इसको 7/12, इसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, इसके 6 लाख। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा ₹3,50,000। ठीक है बेटा, ये हमारा देखिए 1 2 3 हम कह चुके थे। हम कहते हैं ये रिजल्ट हमारा 4 है, ये रिजल्ट हमारा 5 है और ये रिजल्ट हमारा 6 है। अच्छा जी, जो हम देखिए, अब हम लिखते हैं फर्स्ट पर्सन को कितना मिलेगा। अब हम लिखेंगे आफ्टर वाइंड अप देयर बिजनेस। अब आप यहाँ लिखेंगे आफ्टर वाइंड अप देयर बिजनेस। जब उन्होंने बिजनेस को वाइंड अप किया तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन की अमाउंट होगी, फर्स्ट पर्सन की अमाउंट आपके पास होगी एक फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट रिजल्ट था, फर्स्ट एंड 4 आपके पास जो है, फर्स्ट एंड 4 जो है रिजल्ट्स को ऐड करेंगे तो फर्स्ट पर्सन की टोटल इन्वेस्टमेंट में उसको कितना हिस्सा मिला, प्लस उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिला। प्रॉफिट में मिला है 1 लाख और उसमें उसको मिला है आपके पास 5 लाख रुपीज़, तो टोटल इसको मिलेगा 6 लाख। आप लिखेंगे ₹5 लाख प्लस 1 लाख, इसको मिलेगा ₹6 लाख। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का आ गया रिजल्ट। फिर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेकंड पर्सन। अच्छा, सेकंड पर्सन में आप इसके यहाँ सामने लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट एंड 4 इक्वेशन, अमाउंट ऑफ सेकंड पर्सन में आपके पास देखिए बेटा जी, एक उसको मिला है ₹7,50,000 जो इन्वेस्टमेंट में उसके मिला है, मतलब इतने उसने इन्वेस्टमेंट की थी 7,50,000 की, और प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिला है ₹1,50,000। तो टोटल उसके पास उसको दोबारा जब बिजनेस वाइंड अप किया उसको मिल गया ₹9 लाख। ठीक है बेटा, 9 लाख रुपीज़ हो गए। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो है नेक्स्ट है थर्ड पर्सन का। अब आप लिखेंगे, अब ये रिजल्ट हमने लिए थे फ्रॉम सेकंड एंड 5। ठीक है, अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ थर्ड पर्सन, या आप इसमें अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन लिख सकते हैं या अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को देखिए बेटा जी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट थी उसकी रुपीज़, अपने रिजल्ट नंबर 3 को देखें, इन्वेस्टमेंट थी उसकी ₹17,50,000। देखिए इसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा थी, और प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिला ₹3,50,000 का। ठीक है, तो टोटल इसका मिला के इसका हो गया ₹21 लाख। ठीक है, और ये रिजल्ट हमारा आया था फ्रॉम 3 and 6। ठीक है,
बिजनेस फाइंड अप करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो मिलनी है उसको, लेकिन उसके बाद जो उसके पास प्रॉफिट में 3 हिस्से हुए हैं वो 3 हिस्से भी उनको मिल गए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 + 4 एक्सरसाइज 3.3 का ये आप लोग का जो है प्रैक्टिस भी है और नीट रजिस्टर्स पे भी आपने करना है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।